आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसकी हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर में। जो तमाम पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की थेरेपी में, वो क्या करते हैं, वो हमेशा सबसे पहले उनको एजुकेट करना है कि आपको डिज़ीज़ क्या है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, डिज़ीज़ क्या एजुकेट करना है। और उनको दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन किस चीज़ पे आपने एजुकेट करना है कि आपने जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें आपने कौन कौन सी आपने डाइट खाना पीना है। और पेशेंट को जस्ट आपने इतना एडवाइस करना है कि आपने जो कम शुगर वाला खाना है, जो जिसका टेस्ट बहुत कम हो, जैसे कि अमरूद है और पोमीग्रेनेट। जैसे अमरूद को आपने उसको सजेस्ट करना, आपने अमरूद करना है क्योंकि वो कम मीठा है, लेकिन जो अनार है वो ज़्यादा मीठा, तो वो शुगर ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पे क्या करना है, पेशेंट को आपने जो डायबिटीज़ मेलाइटस का उसको आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज उसको बोलना आपने 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या आपकी जो मसल्स की ग्लूकोज की अपटेक है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड पे आपने इसको क्या बनाया, उसका आपने पेशेंट को करना है, अपने ब्लड ग्लूकोज को मोनीटर करना है। कैसे? ग्लूकोमीटर के ज़रिए। ठीक है, आपको पता है जब मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ाया था उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ का रिकॉर्ड होने के अगर हमें हासिल करना तो हमें कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, HbA1c। जबकि डेली के लिए हम क्या करवाते हैं, ग्लूकोमीटर के जरिए ब्लड ग्लूकोज को मोनीटर करते हैं। और उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस की क्या थी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको मैंने बता दी, जिसमें स्मॉल वेसल डिजीज़ कौन सी कॉम्प्लिकेशन करवा रही थी, और लार्ज वेसल जिसमें क्रोनी आर्टरी डिजीज़ वगैरह। ये सारा मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस का जितना भी टॉपिक है मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन इसमें जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसका जो ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें दो तरह का क्योंकि इसकी टाइप्स 2 हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आपको पता है जो टाइप 1 में हमेशा क्या करवाते हैं, क्योंकि टाइप 1 में पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसे टी सेल आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती ही नहीं है। इस वजह से हम टाइप 1 में क्या करवाते हैं, देते हैं इंसुलिन को यूज़ देते हैं, इंसुलिन देते हैं इंजेक्टेबल्स। जबकि टाइप 2 में आपको पता है बेसिकली क्या होता है, टाइप 2 में ही होता है जो जहाँ पे इंसुलिन ने जिन टिश्यूज़ पे जाके एक्ट करना है उनकी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इसी वजह से हम ऐसी कौन सी ड्रग्स हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जो इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जो क्या करवाते हैं, जो टिश्यू की रेजिस्टेंस को कम कर देती है और इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो टाइप 2 में हम मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं और इंसुलिन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमेशा क्या है, हमने यूज़ करना है इंसुलिन को यूज़ करना है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रही है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़, देखिए टाइप 1 मैंने आपको बताया जो पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं वो क्या करवाते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, जो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कौन करवाते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है टी सेल्स, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती ही नहीं है। इसी वजह से हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में बेसिकली क्या हम देते हैं ओरल एजेंट्स, और सबसे जो अच्छा एजेंट है वो क्या है, मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं। जबकि टाइप 2 में आपको पता है इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन वहाँ पे टिश्यू की रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी, जहाँ पे इंसुलिन एक्ट करना होता है, टिश्यू की रेजिस्टेंस। तो हम कौन सी ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं जो टिश्यू की रेजिस्टेंस को कम कर देती है, उसके अलावा और क्या किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है, आपकी इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। मेटफॉर्मिन हमारे पास फर्स्ट लाइन चॉइस होती है। उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी ड्रग्स वगैरह हैं। और अगर उससे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो हम क्या करवा देते हैं, पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। और इसमें जो वेट लॉस होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पेशेंट का करवाते हैं। क्यों? अगर वेट लॉस होगा तो क्या आपका ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल लोअर हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जो थर्ड हमारे पास है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना। और कब कहेंगे, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट की प्रेगनेंसी लेस देन 24 वीक्स से कम है और पेशेंट को शुगर हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, उसको पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस थी। उसके लिए हम क्या करवाते हैं, उसके लिए हम इंसुलिन की रिप्लेसमेंट कब करवाएंगे, अगर पेशेंट को हमने उसको डाइट न्यूट्रिशनस थेरेपी दी है और वो पेशेंट को हमने एक्सरसाइज भी कहा है कि आपने करनी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी क्या होगा, उसकी थेरेपी फेल हो जाती है। उसके उसके फेल होने के बाद हम क्या करवाएंगे, इंसुलिन की रिप्लेसमेंट देते हैं। इंसुलिन हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। जबकि हमने जो रेगुलर इंसुलिन होती है जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है वो हम कब प्रेफर करते हैं, अब मैंने आपको बताया ना टाइप 1 की डायबिटीज़ मेलाइटस की जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, डीके है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। तो उसमें आईवी हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर पेशेंट को हाइपरक्लीमिया हो रहा है, तो हम क्या करवाएंगे, उसको पेशेंट को डी पोटाश करवाएंगे, यानी हाइपरक्लीमिया को करेक्शन करवाएंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग
रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो हाइपरक्लीमिया में यूज़ करवाती हैं, और हाइपरक्लीमिया और इंसुलिन क्या करवाती है, हाइपोक्लीमिया करवाती है, ठीक है। और इसके साथ हम शुगर भी, इसको ग्लूकोज को भी इस्तेमाल करेंगे हाइपरक्लीमिया में करेक्शन के साथ साथ। और इसके अलावा ये क्या करवाती है, हम रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है ये आपका जो स्ट्रेस की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है। अब हम इंसुलिन है यहाँ पे इसकी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन और या पियोग्लिटाजोन क्या करवाते हैं, नंबर 1 ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कहाँ बढ़ाते हैं, आपके एडिपोज टिश्यूज़ में और स्केलेटल मसल्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो सेंसिटिविटी बढ़ने से। और सेकंड उसका दूसरा काम करता है, ये ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है, जो लीवर आपको पता क्या करवा रहा होता है, आपका जो लीवर है वो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। लेकिन ये क्या करवाते हैं, ये ग्लूकोज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो लीवर से कम हो जाती है। ग्लूकोज कम प्रोड्यूस होता है और पेशेंट को क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस चीज़ को समझिए, ये क्या करवा रहा होता है, ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम प्रोड्यूस हो। जब ग्लूकोज कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, आपको पेशेंट का जो शुगर लेवल है उसकी करेक्शन सही होगी, यानी पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये क्या करवाती हैं, ये बेसिकली जो SGLT2 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनहिबिटर होते हैं, ये आपके जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है आपकी किडनी के किस पोर्शन में, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ये क्या कहता है, जो SGLT2 इनहिबिटर है, ये ग्लूकोज की जो अब्जॉर्प्शन PCT में होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनी में होती है, होने नहीं देता, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का यूरिन में चला जाता है और आपका जो नॉर्मल आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो थर्ड हमारे पास है अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नंबर 1 मैंने आपको बताया, जो SGLT2 इनहिबिटर है ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कहाँ करवाने नहीं होने देते, आपके किडनी के PCT में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जबकि जो अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया यानी हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा और पेशेंट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है GLP-1 एनालॉग्स और DPP-4 इनहिबिटर है और अमाइलिन एनालॉग। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, आपके जो आपको पता है ना, आपके पेंक्रियाज में अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और डेल्टा होते हैं। अल्फा सेल क्या करवाते हैं, आपके ग्लूकोन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, ग्लूकागोन की। जो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करवाने के बाद क्या करवाते हैं, उसको मज़ीद ग्लूकोज में प्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि ग्लूकागोन ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाता है। लेकिन जो GLP-1 एनालॉग है, DPP-4 इनहिबिटर और अमाइलिन एनालॉग है, ये आपकी ग्लूकागोन की रिलीज़ ही नहीं होने देते। पेंक्रियास में जो अल्फा सेल्स है वहाँ से ग्लूकागोन की रिलीज़ ही नहीं होती, और उसकी जब रिलीज़ नहीं होती तो क्या, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये गैस्ट्रिक की एम्प्टी डिक्रीज़ कर देते हैं। जब गैस्ट्रिक की एम्प्टी स्टमक के अंदर डिक्रीज़ हो गई तो GLP जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 है, जिसे हम इंक्रीटन भी कहते हैं, वो भी बेसिकली क्या होंगे, आपके नॉर्मल उनकी प्रोडक्शन होगी। और ये बेसिकली क्या करवाते हैं, आपके ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो सल्फोनाइल यूरेज है, मैग्लिटिनाइड्स हैं और GLP-1 एनालॉग है, DPP-4 इनहिबिटर है। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। आपको पता है ना, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उसके अंदर इंसुलिन की मज़ीद जो वहाँ पे ये बेसिकली इनका काम होता है, जो पोटाशियम चैनल है उसको क्लोज़ कर देते हैं। जब पोटाशियम चैनल क्लोज़ हो जाता है तो पेंक्रियाज क्या करवा देता है, आपके मज़ीद इंसुलिन की स्क्रीशन करवाता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरेज का पढ़ेंगे तो अब हम मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। अब बेसिकली हमने इंसुलिन की प्रिपरेशन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ पे एक्ट करती है, इंसुलिन के ऊपर क्या होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। ये बेसिकली इंसुलिन वहाँ पे रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाती है और कौन सी एक्टिविटी करवाती है, आपकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के ज़रिए इंसुलिन एक्ट करती है। ये इंसुलिन के साथ बाइंड करती है और
जो इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, जो यूज़ करती है टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स की बात करें इंसुलिन की प्रिपरेशन में, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में कोई भी लैग नहीं है, फ़ौरन एक्ट करती है। उसमें हमारे पास कौन कौन सी किस चीज़ की एग्जांपल है, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लू ग्लूलीसीन है। ये बेसिकली एमसीक्यूज आता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपको इंसुलिन दे देते हैं, उसमें पूछते हैं आपकी इसमें रैपिड एक्टिंग कौन सी है, तो उसमें मोस्टली जो लिस्प्रो, एस्पार्ट और गुलिसीन का एमसीक्यूज आए होते हैं। जो सेकंड हमारे पास है वो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो रेगुलर इंसुलिन है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट एक्टिंग। थर्ड हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है, वो एनपीएच होती है। और नंबर 4 पर जो लॉन्ग एक्टिंग होती है इंसुलिन, वो क्या होती है हमारे पास, दो होती हैं, डेटिमिर और गा ग्लैरगिन। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वेरी लॉन्ग एक्टिंग, वो कौन सी होती है हमारे पास है, डिग्लू डैक है, डिग्लू डैक, डिग्लू डैक। तो मोस्टली जो एमसीक्यूज आता है वो आपसे रैपिड एक्टिंग का पूछ लेते हैं और सबसे लॉन्ग एक्टिंग का पूछ लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, डिग्लू डैक है। अब बेसिकली क्या करवाते हैं ये एमसीक्यूज भी मैंने को बता दिया। ये इंसुलिन क्या करवाती है आपके, इंसुलिन आपके इंसुलिन रिसेप्टर के ज़रिए एक्ट करती है और वो कौन सा यूज़ करती है, टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। और लीवर में क्या करवाते हैं, लीवर के अंदर ये ग्लूकोज की स्टोरेज करवाती हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नंबर 1। सेकंड, ये मसल में क्या करवाते हैं, ग्लाइकोजन की ये भी स्टोरेज करवाते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। और जबकि फ़ैट की बात करें तो ये ट्राइग्लिसराइड की स्टोरेज करवा देती है इंसुलिन। और नंबर 4 पे ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करवाते हैं, पोटाशियम की अपटेक बढ़ा देते हैं। जब पोटाशियम की अपटेक बढ़ेगी तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्लीमिया करवा देते हैं। इंसुलिन आपको मैंने बता दिया ना, पता है ना क्या करवाती है, हाइपरक्लीमिया से हाइपोक्लीमिया करवाती है, ठीक है। जबकि इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है क्योंकि इंसुलिन है, और लिपिड डिस्ट्रॉफी करवा देती है। उसके अलावा लिपिड डिस्ट्रॉफी पता है क्यों करवाती है, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड की स्टोरेज करवाती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसकी वजह से हो सकते हैं। और वेट गेन इसका मोस्ट कॉमन इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो इंसुलिन का वेट गेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की थेरेपी में हम कौन सी यूज़ करते हैं, सबसे जो कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी टिश्यू के ऊपर रेजिस्टेंस हुई होती है ना, उसकी सेंसिटिविटी को ड्रग्स बढ़ा देती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सी मेटफॉर्मिन है। जो मेटफॉर्मिन है बेसिकली इनहिबिट करती है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को। इनहिबिट किस चीज़ को करती है, माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा होता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होना होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है। जब वो इनहिबिट होता है ग्लूकोज ऑटोमेटिक आपका डिक्रीज़ बनेगा, कम बनेगा। और दूसरा ये एक्शन है वो किस चीज़ को रोकती है, ये ग्लूकागोन की प्रोडक्शन नहीं होने देती। नंबर 1 इनिबिशन करती है हेपेटिक यानी लीवर के अंदर ग्लूकोज बनने नहीं देती। सेकंड क्या करती है, ये आपके ग्लूकागोन को की प्रोडक्शन नहीं होती। जब ग्लूकागोन की प्रोडक्शन नहीं होती तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट काम है। जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत ग्लूकोज बना होता है उसकी ग्लाइकोलाइसिस करवा देती है, उसको उसको यूटिलाइज करवा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होता ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्या करवाती है, पेरिफेरल ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेरिफेरल ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देती है। आपको पता है ना बेसिकली मेटफॉर्मिन में बेसिकली क्या हुआ होता है, ये जो बेसिकली क्या करवा रही होती है आपकी पेरिफेरल में ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाती है। जब आपको पता है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 होती है, उसमें क्या होती है, आपके जो टिश्यू की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन मेटफॉर्मिन क्या करवाती है, ये टिश्यू की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देती है। जब टिश्यू की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है मेटफॉर्मिन, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। सब जो इंपॉर्टेंट की बात करें, इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, जहाँ से एमसीक्यू आता है, जो मोस्टली जो मेटफॉर्मिन का इफेक्ट होता है जीआईटी अपसेट करती है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। ये एमसीक्यू आता है कि मेटफॉर्मिन का जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है। इसी वजह से हम जो रीनल डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिनको सीकेडी होती है, उसमें मेटफॉर्मिन हम बहुत कॉन्शियसली बहुत ध्यान से यूज़ करवाते हैं।
उसके अलावा ये B12 की डेफिशिएंसी करवाती है। इस वजह से मेटफॉर्मिन जब भी देते हैं तो हमेशा B12 को हम उसके साथ ड्रग ऐड करते हैं ताकि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो जाए। इसी वजह से हम उसको B12 में ऐड करते हैं क्योंकि पेशेंट को क्या हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। और उसके अलावा मेटफॉर्मिन करवाती है, ये मोस्टली हम इसको वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रग। और उसका मोस्टली MCQs भी एक आता होता है कि जो कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूग्लाइसेमिक है, यानी पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देती, यूग्लाइसेमिक है, वो कौन सी मेटफॉर्मिन है। अगर आपने एक डिजीज़ पढ़ी हो जिसमें क्या पढ़ते हैं आप, PCOD, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो PCOD क्या ओवर वेट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो रही होती है। इस वजह से हम PCOD में मेटफॉर्मिन का मकसद ये होता है ताकि पेशेंट का वेट लॉस हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो पियोग्लिटाजोन्स हैं। पियोग्लिटाजोन को क्या बोलते हैं हम, थायाजोलिडिडोन्स भी बोलते हैं, डिनडोन्स, ठीक है। और इसके अलावा पियोग्लिटाजोन की एक और एग्जांपल क्या है, रोसीग्लिटाजोन भी इसकी एग्जांपल है। अब बेसिकली क्या करवाते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं PPAR गामा को, जो एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और वो उसको एक्टिवेट होने का मकसद क्या होता है, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी और एडिपोनेक्टिन है उसका लेवल बढ़ा देता है। जब उसका लेवल बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन करवाएगा और फैटी एसिड की स्टोरेज करवाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे MCQs आता है कि जो एक PPAR अल्फ़ा भी होते हैं, जो मैंने आपको कार्डियोलॉजी में पढ़ाया था, PPAR अल्फ़ा और PPAR गामा। तो बेसिकली जो PPAR अल्फ़ा हैं, वो जो फाइब्रेट ड्रग होती है, लिपिड लोअरिंग एजेंट होती है ड्रग, वो इसको स्टिमुलेट करती हैं, PPAR अल्फ़ा को। जो फाइब्रेट बेसिकली क्या लिपिड लोअरिंग एजेंट है। लेकिन जो हमारे पास PPAR गामा है, उसको कौन सी चीज़ स्टिमुलेट करती है, ड्रग पियोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन उसको करती है। और वो इसको स्टिमुलेट करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद क्या करवाती है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देती है और एडिपोनेक्टिन का लेवल भी बढ़ा देती है। जब दोनों की इंसुलिन की सेंसिटिविटी, एडिपोनेक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या करवाएंगे, इंसुलिन क्या करवाती है, ये ग्लूकोज के जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेशन होती है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है, ठीक है, और फैटी एसिड की स्टोरेज करवाती है। लेकिन यहाँ पे जो MCQs आता है वो क्या होता है, हम पियोग्लिटाजोन को पल्मोनरी एडीमा और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को में नहीं दे सकते, क्योंकि ये पल्मोनरी एडीमा हार्ट फेलियर करवाता है और वेट गेन भी करवाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस का जो पेशेंट है उसमें बड़े ध्यान से हम देते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि ये फ्रैक्चर करवा देता है। अब बेसिकली इसका जो ऑन सेट होता है, ये MCQs आता है, ये इसका जो ऑन सेट होता है वो बहुत डिले होता है। ये बहुत काफ़ी दिन के बाद जाके एक्ट करती है, पियोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे एक्ट करती है, बेसिकली जीन जीन में ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में जाके एक्ट करती है, उसके थ्रू एक्ट करती है, जीन के ज़रिए एक्ट करती है। जबकि रोसीग्लिटाजोन क्या करवाती है, ये रोसीग्लिटाजोन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उसके अलावा ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन रोजीग्लिटाजोन का साइड इफेक्ट है। और उसके अलावा रोजीग्लिटाजोन क्या करवाती है, ये कार्डियोवास्कुलर डेथ भी पेशेंट की करवाती है। आपको पता है ना, डायबिटीज मेलाइटिस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होती है, MI होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसुलिन की ऐसी कौन सी ड्रग है जो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, इस चीज़ को यहाँ पे समझ लें। वीडियो ऐड कर दिया। अब बेसिकली जो सबसे पहले हमारे पास ड्रग है वो सल्फोनाइल यूरेज की फर्स्ट जनरेशन है, जिसमें जो मोस्टली बहुत कम यूज़ होती है, क्लोरोप्रोपामाइड और टलबुटामाइड। ये बहुत कम यूज़ होती है क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइड इफेक्ट है डाइसुल्फिराम लाइक रिएक्शन होता है। उस साइड इफेक्ट यानी वो क्या होता है, पेशेंट का हैंगओवर लाइक इफेक्ट होता है, उसकी वजह से हम इसको फर्स्ट जनरेशन को बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते। मोस्टली हम यूज़ कर देते हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरेज की, जो क्या है ग्लिपसाइड और ग्लैबुराइड है। ये बेसिकली क्या करवाती है, पोटाशियम के जो चैनल्स हैं, पेंक्रियाटिक जो बीटा सेल्स हैं उसमें पोटाशियम के चैनल को क्लोज कर देती है। जब पोटाशियम के चैनल को क्लोज करती है पेंक्रियाटिक बीटा सेल में, वो क्या करवाता है, सेल की डीपोलराइजेशन होती है। जब सेल की डीपोलराइजेशन होती है यानी सेल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होती है थ्रू कैल्शियम इनफ्लक्स के ज़रिए। अब इसका जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट जनरेशन है सल्फोनाइल यूरेज, जिसमें क्लोप्रामाइड और टलबुटामाइड है, उसका जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, वो क्या है, डाइसुल्फिराम लाइक रिएक्शन है, जिसे हैंगओवर इफेक्ट भी बोलते हैं पेशेंट का। जैसे पेशेंट ने ड्रिंक किया, उसको हैंगओवर जब उसका उतरता है, ये हैंगओवर कर रहा था, उस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डाइसुल्फिराम लाइक रिएक्शन बोलते हैं।
तो सल्फोनाइल को हम वेरी रेयरली, जो फर्स्ट जनरेशन है उसको बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, जबकि इसका जो सेकंड जनरेशन मोस्टली यूज़ करते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट और क्या, हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन इसका इफेक्ट है सल्फोनाइल का। और इसको रीनल इनसफिशिएंसी की जो पेशेंट होता है, रीनल सीकेडी का पेशेंट, उसके अंदर बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं। दूसरी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पेशेंट को सल्फोनाइल वगैरह से क्या है, एलर्जी है, तो कौन सी हम ड्रग यूज़ करेंगे, मैग्लीटिनाइड्स को हम यूज़ करेंगे, जिसमें आपके पास नेटिग्लिनाइड और रेप्पाग्लिनाइड है। सेकंड हमारे पास जो थर्ड हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो ग्लूकोज को बढ़ाती हैं और ग्लूकोज बढ़ने की वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। उसमें हमारे पास GLP-1 है। GLP-1 ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग है, जिसमें आपके पास एक्सीनाटाइड है, लीराग्लूटाइड है और सेमाग्लूटाइड है। अगर पेशेंट ने फूड की कंजप्शन की है तो क्या होगा, फूड आपके मैदे में जाएगी। जब मैदे में जाएगी तो फूड वहाँ पे क्या होंगे, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड GLP-1 रिलीज़ होंगे। वो बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटन भी बोलते हैं। ये सक्रीट होंगे, ये क्या करेंगे, ये आपके पेंक्रियाज में जाएंगे। और आपको पता है पेंक्रियाज के अंदर आपके बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल के ऊपर क्या होते हैं, ग्लूकोज सेंसर होते हैं। जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होते हैं, ये इन ग्लूकोज सेंसर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। नंबर 1 चीज़, जिसकी वजह से ज़्यादा, जब इनकी ग्लूकोज की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, इंसुलिन रिलीज़ होगी। इसी वजह से इसे बोलते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं ये। दूसरा, ये आपके ग्लूकागोन की रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिक्रीज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स हैं, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड्स 1 एनालॉग, उसमें आपके पास कौन सी ड्रग्स हैं, सीनाटाइड है, लीराग्लूटाइड है, सीमाग्लूटाइड है। ये ग्लूकागोन की रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। जब ग्लूकागोन की रिलीज़ कम होगी तो क्या, ग्लूकोज भी कम बनेगा और पेशेंट को क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और उसके अलावा ये गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिक्रीज़ कर देते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। वो आपको मैंने मैकेनिज्म बता दिया है कि कैसे हमने फूड के पेशेंट ने कंजप्शन की, जिसकी वजह से GLP-1 आपके ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 स्क्रीट हुए, जो पेंक्रियाज पे जाके एक्ट करते हैं। पेंक्रियाज में क्या होता है, बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल के ऊपर क्या होता है, ग्लूकोज के सेंसर होते हैं। और सेंसर होने का मकसद ये होता है, ये आपकी सेंसिटिविटी ग्लूकोज की बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन रिलीज़ होती है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात है तो साइड इफेक्ट में कोई इतने इंपॉर्टेंट इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हमें पढ़ना है इसमें ये नोज़िया, वॉमिटिंग और पेंक्रियाटाइटिस करवा सकते हैं। और ये वेट लॉस करवा देते हैं पेशेंट को। हम अगर हमने जो मोस्टली सीनाटाइड है, आजकल नई ड्रग्स वगैरह जिसमें आपका एक ब्रांड है ओज़ेम्पिक वगैरह है, उसमें बेसिकली GLP-1 एनालॉग्स होते हैं जो वेट लॉस के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये आपके स्टेटिटी सेंटर, यानी पेशेंट को कहता है जी मैंने पेट भर के खाना खा लिया, ये उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं, DPP-4 इनिबिटर हैं। देखिए इस चीज़ को समझे, जो DPP-4 होता है वो बेसिकली क्या करवाता है, ये DPP-4 क्या करवाता है, ये जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हैं इसको इनिबिट कर देता है। इसको क्या करवाता है, इसकी सिक्रीशन को रोक देता है। इसी वजह से हम क्या करवाते हैं, DPP-4 इनिबिटर यूज़ करते हैं। वो क्या करवाता है, जो ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 है उसकी जो ब्रेकेज हो रही थी DPP-4 के ज़रिए, उसके इंजाइम को इनिबिट करता है। जब DPP-4 को इंजाइम को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से इनिबिट करने की वजह से आपका GLP-1 भी क्या होगा, उसकी जो उसको ब्रेकेज हो रही थी आपकी ये बेसिकली DPP-4 क्या करवाता है, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड GLP-1 की ब्रेकेज करवा देता है। अब बेसिकली आपका DPP-4 इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड है उसकी इनिबिशन क्या होगी, वो रुक जाती है। जब उसकी इनिबिशन रुक जाएगी, जिसमें आपका DPP-4 इनिबिटर कौन से, लीनाग्लिप्टन है, सेक्साग्लिप्टन और सीटाग्लिप्टन है, ये क्या करवाते हैं, ये आपके इनिबिट करवाते हैं, DPP-4 एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं। और DPP-4 एंजाइम इनिबिट होने का मकसद क्या है, जो GLP-1 है, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 है, उसकी ब्रेकेज भी नहीं होती, उसकी ब्रेकेज भी आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। जब उसकी ब्रेकेज नहीं होगी तो GLP-1 क्या करेगा, खुल के काम करेगा। और GLP आपको ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड का काम क्या है, ये आपके ग्लूकागोन सेम लाइक GLP-1 एनालॉग की तरह ये क्या करवाएगा, आपके ग्लूकागोन को रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपका कम बनेगा। उसके अलावा गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिक्रीज़ करेगा और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ करवाएगा।
आपको पता है ना GLP-1 क्या करवाता है, ये पेंक्रियाज में जाता है, वहाँ पेंक्रियाज के ऊपर जो बीटा सेल होते हैं उनके ऊपर जो ग्लूकोज का सेंसर होता है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है। जब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा देता है, और उसके अलावा ये वेट को न्यूट्रल रखता है, एक हद तक नॉर्मल न्यूट्रल रेंज में रखता है। और उसके अलावा ये भी क्या करवाता है, आपका स्टेटरी सेंटर को बढ़ा देता है, यानी पेशेंट कहता है मैंने पेट भर के खाना खा लिया, क्योंकि बेसिकली GLP-1 है ना, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग है। बेसिकली जो ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 है जो इस चीज़ इंजाइम को तोड़ रहा होता है, वो कौन तोड़ता है, DPP-4। हमने क्या करना है, हम DPP-4 को इनिबिट कर देते हैं। वो जब वो इनिबिट होगा तो ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड इनिबिट हो जाता है, यानी उसकी ब्रेकेज ही नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को होने नहीं देती। दो ड्रग्स हैं। नंबर 1 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर हैं। ये क्या करवाते हैं, बेसिकली ये आपका जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, PCT। यहाँ पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है दोबारा। अगर कैल्शियम बॉडी से क्या करवाता है, ये किडनी से दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर ये बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन होने नहीं देता। जब ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, ग्लूकोज क्या कर जाएगा, आपका यूरिन में जाएगा। जब यूरिन में जाएगा तो पेशेंट को ग्लाइकोसूरिया वगैरह की सिम्टम्स आएंगी, यानी वो यूरिन के अंदर ही सारे ग्लूकोज को निकाल देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स नहीं आते। ये आजकल बहुत सी कॉमन ड्रग यूज़ हो रही है। ये ग्लूकोज को क्या करेगा, यूरिन के अंदर बढ़ा देगा। जिसमें आपके पास कौन सी हैं, कैनाग्लिफ्लोजीन, डापाग्लिफ्लोजीन, एम्पाग्लिफ्लोजीन है। ठीक है, एम्पाग्लिफाजोन है। ये करवाते हैं ग्लूकोज की जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन होनी होती है उसको होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज को क्या यूरिन में बढ़ा देंगे, जिस वजह से ग्लाइकोसूरिया होगा और पेशेंट को UTI हो सकता है, वल्वो वजाइनल कैंडियासिस इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है गोल्डन रूल है, जहाँ पे ग्लूकोज जाएगा वाटर भी जाएगा। तो ग्लूकोज कहाँ पे जाता है, आपके यूरिन में जाएगा, तो यूरिन में वाटर की साथ साथ ग्लूकोज की भी बॉडी से वाटर भी निकल जाएगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी, और इसमें वेट लॉस होगा पेशेंट का। और क्योंकि ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, क्योंकि ग्लूकोज को ये यूरिन के अंदर बहा देते हैं, जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स होते हैं। अगर पेशेंट CKD का पेशेंट है तो उसको हम बड़ी कॉन्शनली तौर पे, बड़े ध्यान पे तौर पे हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके जो एफिकेसी विद GFR है उसको डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर हैं। ये बेसिकली क्या करवाता है, ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होने देता, यानी ग्लूकोज की क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रश बॉर्डर अल्फा ग्लाइकोसाइड इंजाइम होता है उसको इनिबिट कर देता है। वो इनिबिट होगा तो क्या होगा, आपकी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट की क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस को डिले कर देता है, जिसकी वजह से आपका खाने के बाद जो पोस्ट प्रंडल हाइपोग्लाइसीमिया वो डिक्रीज़ हो जाता है। पोस्ट प्रंडल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देता। जो अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर है, जिसमें आपके पास एकार्बोस मिग्लिटोल हैं, ये क्या करवाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर क्या ब्रश बॉर्डर पे अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडेज एक एंजाइम होता है उसको इनिबिट कर देते हैं। जब वो इनिबिट हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती और ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से पोस्ट पैरेंटल हाइपोग्लाइसीमिया डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बेसिकली GIT अपसेट करवा सकता है और ब्लोटिंग हो सकती है। और बेसिकली हम अगर पेशेंट CKD का पेशेंट है, रीनल इनसफिशेंसी उसके अंदर हम इसको रिकमेंड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स हैं वो क्या है, अमाइलिन है, एनालॉग्स हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं, वो प्रेमलिनटाइड है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये भी ग्लूकागोन की रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। जब ग्लूकागोन की रिलीज़ डिक्रीज़ होगी तो पेशेंट को क्या होगा, ग्लूकोज लेवल उसका डिक्रीज़ होगा, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम नहीं आएंगे, दूसरे गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिक्रीज़ कर देता है। और बेसिकली क्या करवाता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, नोज़िया करवाता है और स्टेटरी सेंटर को बढ़ा देता है। पेशेंट कहता है मैंने पेट भर के खाना खा लिया।